हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में प्रयोगवाद एवं नई कविता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। प्रयोगवाद की हम 2 पीपीटी बना चुके हैं बेटा, 2 क्लासेस आपको दे चुके हैं, लेकिन कुछ प्रश्न रह गए थे और नई कविता में इतने ज्यादा प्रश्न थे नहीं, तो हमने दोनों को जोड़कर बना दिया है। ठीक है बेटा, तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। अब आपको 50-50 क्वेश्चन की क्लास मिल रही है। हम जल्दी से ये क्लासेस खत्म करके आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे और काल के संबंध में जितनी महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है वो हम आपको देंगे। ठीक है बेटा, चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 ये कहते हैं कि निम्न में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? ए. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, सी. जैनेन्द्र कुमार और डी. सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो देखिए बेटा, जो साहित्यकार थे वो अपना नाम बदल के भी रचनाएं किया करते थे। तो कुट्टी चातन के नाम से जिसने रचनाएं की है वो कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है बेटा, आंसर हो जाएगा डी। इन प्रश्नों पर जितना फोकस देना चाहिए, जितना टाइम देना चाहिए, हम उतना ही दे रहे हैं, उतना ही आपका भी ले रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आप बाकी सब कुछ भी करते चल रहे होंगे ताकि आपका नंबर इस बार पक्का है। चलिए, प्रपदवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम शामिल नहीं है? ए. नलिन विलोचन शर्मा, बी. नंद किशोर आचार्य, सी. केसरी कुमार, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बेटा, ये कह रहे हैं प्रपदवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम शामिल नहीं है। तो बेटा प्रपदवाद के अंतर्गत नलिन किशोर आचार्य का नाम, नंद किशोर आचार्य का नाम शामिल नहीं है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 3 नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? ए. छायावादी काव्य, बी. प्रगतिवादी काव्य, सी. प्रयोगवाद काव्य और डी. इसमें से कोई नहीं। तो बेटा जो आपका नकेनवाद था वो प्रयुक्त हुआ था आपका प्रयोगवादी काव्य। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 4 अब ये क्या कहते हैं? नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणीय हैं, मतलब ये आंदोलन में जो आगे भूमिका निभाने वाले थे वो कौन थे? ए. जगदीश गुप्त, नरेश मेहता और अज्ञे, बी. नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, सी. नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नागार्जुन, डी. नरेश मेहता, केसरी कुमार और निर्मल वर्मा। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नकेनवाद नामक साहित्य आंदोलन के अग्रणीय कौन थे? तो इसका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ना से होगा नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है। के से होगा केसरी कुमार, ठीक है बेटा, और एन से होगा नरेश। नलिन विलोचन, केसरी कुमार, नरेश वाद, इन तीनों ने मिलकर एक वाद दिया था। वो कौन सा था? नकेनवाद। नकेनवाद किस में था? पीछे क्वेश्चन था इसमें, प्रयोगवाद में नकेनवाद था। ठीक है बेटा, प्रयोगवाद में सब लोग प्रयोग ही कर रहे थे, नई नई चीजों का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा बी। ये नरेश मेहता भी है, नरेश वर्मा भी है, तो आप कंफ्यूज मत होना, नरेश खाली नरेश है, इनके आगे कोई सरनेम नहीं लगाए। ठीक है बेटा, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 5 नकेनवाद के प्रवर्तक कवि हैं। अब ये कह रहे हैं नकेनवाद के प्रवर्तक कौन है? ए. नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता, बी. नरेश कुमार, केसरी कुमार, नागार्जुन, सी. नलिन विलोचन शर्मा, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता और डी. नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। तो बेटा कौन है? 5वें का डी विकल्प बिल्कुल सही है। कौन कौन है? नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। डी विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 6 इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? ए. केसरी कुमार, बी. केदारनाथ सिंह, सी. नरेश मेहता और डी. केदारनाथ अग्रवाल। तो बेटा कौन सा कवि जुड़ा है? ए. कौन? केसरी कुमार। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 7 अब 7 कह रहे हैं इनमें से कौन प्रपदवाद से संबंधित नहीं है? ए. नलिन विलोचन शर्मा, बी. प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सी. नरेश मेहता और डी. केसरी कुमार। तो बेटा प्रपदवाद से जो संबंधित नहीं है वो कौन है? वो है आपका प्रयाग नारायण त्रिपाठी। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 8 अब ये कह रहे हैं घोर अहंकार निष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? अहंकार कौन सी प्रवृत्ति के अंतर लोगों में ज्यादा था? ए. छायावाद, बी. प्रगतिवाद, सी. प्रयोगवाद और डी. इनमें से
कोई नहीं। तो बेटा देखिए, घोर अहंकार निष्ठवादी जो व्यक्तिवाद था वो कौन सा था? प्रयोगवाद। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका सी। प्रश्न संख्या 9, ये कह रहे हैं प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठेले का धंधा बनकर आया। ठीक है, कि आपको जुड़ा जुड़ाया सब कुछ मिल गया है, अब आप बैठ के कर लीजिए कविता। प्रयोक्ताओं के पास ना तो काव्य संबंधी कोई कारण था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन इनमें से किसका है? ए डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी, बी डॉक्टर नरेंद्र, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो देखिए बेटा, ये कह रहे हैं प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठेले का धंधा बनकर आया। ये किसकी थी? ये थी बेटा डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी की। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका ए। प्रश्न संख्या 10, अब ये क्या कह रहे हैं? प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे प्रमुख तत्व क्या होना चाहिए? प्रश्न संख्या 10 क्या कह रही है कि प्रयोगवादी काव्य का सबसे प्रमुख तत्व क्या होना चाहिए? अब ये कह रहे हैं ए मात्रिक छंदों के बजाय वर्णवृत्तों का प्रयोग, बी बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता की प्रतिष्ठा, सी नहीं राहों का अन्वेषण और डी काव्य की पूर्व परंपरा का संपूर्ण निषेध। अब ये कह रहे हैं प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या है बेटा? नई राहों का अन्वेषण। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 10, नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस साहित्यकार ने किया था? ए अज्ञे, बी जगदीश, सी राम स्वरूप चतुर्वेदी और डी धर्मवीर भारती। तो ये कह रहे हैं कि नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बेटा किसने किया था? अज्ञे जी ने। याद रखना कि नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अज्ञे ने किया था। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12, नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार है। कविता के नए प्रतिमान पुस्तक बेटा बहुत ज्यादा फेमस पुस्तक है। ठीक है, ए नामवर सिंह, बी रघुवीर सहाय, सी धर्मवीर भारती और डी लक्ष्मीकांत वर्मा। तो बेटा नई कविता की अवधारणा से संबंधित नई कविता के प्रतिमान किसकी पुस्तक है? नामवर सिंह की। ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 13, अब ये कह रहे हैं नई कविता के विषय में असत्य कथन है। ए इनमें नए भावों की अभिव्यक्ति हुई है, बी इनमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है, सी नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। ये कह रहे हैं नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश, जो नई कविता के जो रचयिता हैं वो अधिकांशतः प्रगतिवाद के भी कवि थे। ऐसा थोड़ी ना था प्रगतिवाद का कवि प्रगतिवाद में पैदा हुआ और वहीं मर गया, नहीं, वो तो बाद तक भी चला ना। जैसे जैसे परिस्थिति बदलती रही वैसे वैसे लोग कविता करते रहे। प्रगतिवाद में भी थे, प्रयोगवाद में भी थे, के खेमे में रह चुके हैं। और डी यह कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। अब ये क्या कह रहे हैं बेटा? देखिए, ये कह रहे हैं कि जो नई कविता है उसमें सत्य कथन क्या है? तो ये असत्य क्या है बेटा? कि यह कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। डी विकल्प ये असत्य है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर बिल्कुल सही है। अब समझ लेते हैं। देखिए, इसमें नए भावों की अभिव्यक्ति हुई, नई कविता में नए भावों की अभिव्यक्ति, जो पहले से चला आ रहा था वो लोग उसे खत्म करना सोचने लगे। बी इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ने लगी, लोग अपने जीवन से प्रेम करने लगे थे। और सी नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके थे। जो नई कविता के कवि थे वो अधिकांश लोग प्रगतिवाद और प्रयोगवाद से गुजर कर ही आ रहे थे। प्रश्न संख्या 14, अब ये क्या करें? ये कह रहे हैं बेटा कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। ए सन 1953 में, बी सन 1954 में, सी सन 1955 में और डी 1956 में। तो बेटा प्रगतिवाद कविता का जो प्रकाशन हुआ वो सन 1954 में। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका बी। चलिए, प्रश्न संख्या 15, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। ए बौद्धिकता का प्राधान्य, बी यथार्थ का अति आग्रह, सी कुंठा निराश संदेह की अभिव्यक्ति और डी उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा बेटा उपयुक्त सभी, क्योंकि बौद्धिकता का प्राधान्य इस नई कविता में था, यथार्थ के प्रति आग्रह भी था, लोग सच्चाई दिखाना चाह रहे थे, सच्चाई बताना चाह रहे थे, लोगों को सच्चाई बता के सचेत करना चाह रहे थे। और कुंठा निराशा और संदेह की अभिव्यक्ति ये भी किस में है? ये नई कविता में थी। उनका उद्देश्य था कि लोगों को दिखा पाए चीजें। तो ये सारी प्रवृत्तियां नई कविता में थी। देखिए बेटा, आप लोग अब बड़े हो चुके हैं, मतलब जितने भी बच्चे ये टीजीटी पीजीटी की क्लास मेरी देख रहे हैं वो सभी बड़े बच्चे हैं, मैच्योर बच्चे हैं। तो जीवन में यदि कभी भी कुछ ऐसा हुआ है कि आपसे गलत हुआ है या किसी ने आपके साथ कुछ गलत करा है,
जिसको लेके आप अपने आप को गिल्ट फील करते हो, तो करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ना तो आप पहले व्यक्ति हैं जिसके साथ कुछ गलत हुआ है या आपने किसी के साथ गलत किया है, और ना ही आप आखिरी होंगे। ये जीवन है, ऐसे ही चलता रहता है, लोग अपनी परिस्थिति के अनुसार जीते रहते हैं। ठीक है, बुरा टाइम था, निकल गया। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो अपने गलती मानिए, हो सकता है तो उस व्यक्ति के सामने भी मानिए और अपने आप से भी मानिए, और प्रॉमिस कीजिए आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। और यदि आपके साथ कुछ गलत हो गया है तो आगे से सचेत रहिए, सावधान रहिए, ऐसे व्यक्तियों से बिल्कुल मतलब मत रखिए और अपना काम अच्छे से करिए। ठीक है बेटा, अगर इन किसी भी बात की वजह से आपका मन पढ़ाई से हट रहा है तो ये आपके जीवन के बहुत अमूल्य क्षण है। इन्हें आप उस खराब व्यक्ति के लिए, या आपने जो किसी के साथ गलत कर दिया किसी अच्छे व्यक्ति के साथ, उसके रिग्रेशन के लिए अपना टाइम खराब मत करिए। ठीक है, अगर आपने गलत किया है तो आप प्रॉमिस कीजिए अपने आप से आगे ऐसा कभी नहीं करेंगे, और सॉरी बोल के अगर आप बोल सकते हैं तो बात खत्म और पढ़ाई शुरू। और यदि आपके साथ किसी ने गलत किया है तो उस व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो अच्छा है ही नहीं, तो उसके लिए हम अपने जीवन के अच्छे क्षणों को क्यों नष्ट करें, जबकि हम इस समय को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, रिग्रेट किसी भी बात की तरह के लिए फील करने की आवश्यकता नहीं, केवल अपना काम करिए अच्छे से। चलिए बेटा, प्रश्न संख्या 16, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? ए नई कविता, बी दलित विमर्श, सी प्रकृतिवाद, और डी छायावाद। तो बेटा ये कह रहे हैं लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? तो बेटा लघु मानव की धारणा है नई कविता की प्रगतिगत विशेषता। ठीक है, प्रश्न संख्या 17, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक का नाम है। अब ये कह रहे हैं ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी विजयदेव नारायण शाही, सी रामविलास शर्मा, और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बेटा ये कह रहे हैं लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस हुई थी, उसके लेखक कौन थे? तो बेटा उसके लेखक थे विजयदेव नारायण शाही। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 18, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है, यह कथन किसका है? ए शैलेश मटियानी, बी राजेंद्र यादव, सी महीप सिंह, और डी नामवर सिंह। तो बेटा ये कथन किसका है? ये कथन है राजेंद्र यादव जी का। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 19, एक दिन बोलेंगे पेड़, यह काव्य संग्रह के रचनाकार है। कौन बोलेगा? एक दिन पेड़ बोलेंगे। हाँ बोलेंगे बेटा, जैसी परिस्थिति हो रही है ना, एक दिन पेड़ बोलेगा कि मुझे काटो मत वरना तुम लोगों के लिए ऑक्सीजन भी कम पड़ जाएगी। चलिए, ए राजेश जोशी, बी सौमित्र मोहन, सी शेखर जोशी, और डी अरुण कमल। तो बेटा देखिए ये कह रहे हैं एक दिन पेड़ बोलेंगे, काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इसके काव्य संग्रह के रचनाकार है राजेश जोशी। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 20, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। उपयुक्त पंक्तियां धूमिल की किस कविता से ली गई हैं? ए नक्सलबाड़ी, बी मोचीराम, सी अकाल दर्शन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा ये इनमें से किसी भी कविता से नहीं ली गई है। देखिए एक आदमी रोटी बेल रहा है, वो भी काम में बिजी है, खा रहा है वो भी बिजी है। एक आदमी तीसरा है जो ना रोटी बेल रहा है ना खा रहा है, वो बस सोच रहा है, उसके दिमाग में कुछ कुछ चल रहा है। अब क्या चल रहा है वही कविता में बताया गया है। तो बेटा आपके पूरे 20 प्रश्न हो गए हैं, हम नई कविता तक पहुंच गए हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब अपना काम अच्छे से करते हुए चल रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो अपने नोट्स बनाते चलिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।